हेलो एंड वेलकम सभी का। चलिए स्वागत है। जरा ध्यान से इस वीडियो को आज देखिए। ध्यान से देखने से क्या होता है ना, चीजें आसान लगने लगता है। किसी भी काम, कोई भी काम हो, अगर हम लोग ध्यान से करेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। तो आज इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की कुछ बेसिक चीजों के ऊपर। तो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग क्या स्टडी करेंगे पूरे चैप्टर में। तो देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है कि किसी, आप यूं कह सकते हैं कि केमिकल साइंस का एक ब्रांच है, जिसमें क्या करते हैं हम लोग, किसी केमिकल सिस्टम के ऊपर जब करंट अप्लाई करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसके फलस्वरूप जो केमिकल चेंजेस होता है उसका स्टडी करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारे सेल्स की बात करेंगे, बैटरीज के बात करेंगे, बहुत सारे केमिकल चेंजेस के बात करेंगे, जो कि मेरा करंट पास होने के कारण उत्पन्न होगा। हम लोग देखेंगे कि विद्युत धारा को कौन कौन सा फैक्टर है जो कि प्रभावित करता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत खूबसूरत न्यूमेरिकल्स है, थ्योरम्स है, ग्राफ है, बहुत कुछ है इसमें। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग बेसिक चीजों पे बात करेंगे। हो सकता है कि आप लोग बहुत सारे बेसिक चीज को पहले जान चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे लोअर क्लासेस में, कोई बात नहीं, फिर भी आज इस चीज को एक बार डिटेल में समझे। बेसिक चीजों को हम लोग बात करेंगे कंडक्टर के ऊपर, टाइप ऑफ कंडक्टर के ऊपर, और फैक्टर देखेंगे कौन कौन सा फैक्टर है जो कि कंडक्टर को प्रभावित करता है, चालकता को प्रभावित करता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंडक्टर क्या है, चालक क्या है। तो देखिए, चालक वह पदार्थ है जिसमें से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है। जैसे कि हम किसी एल्यूमिनियम रॉड लेते हैं, इतना लंबा सा, उसमें से क्या हो सकता है, मेरा करंट पास हो सकता है, तो वो रॉड क्या हो गया, मेरा विद्युत का सुचालक। इस पेन को देखिए, इस पेन में से होकर क्या विद्युत धारा जा सकता है, नहीं जा सकता है, तो ये पेन क्या हो गया, इंसुलेटर, कुचालक या अचालक। बात समझ में आ गया। तो चालक बेसिकली, कंडक्टर क्या है, वो पदार्थ है जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो चालक दो प्रकार के होते हैं मेनली, क्या क्या, एक मेटेलिक चालक, मेटेलिक कंडक्टर, और दूसरा है इलेक्ट्रोलाइट, जिसको हम लोग कहते हैं, या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, विद्युत अपघटनी चालकता। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेटेलिक कंडक्टर के ऊपर। तो कोई भी मेटल में हम लोग जानते हैं कि उसमें मेटेलिक बॉन्ड होता है, जिससे कारण मेटल बहुत हार्ड होता है, मेटेलिक बॉन्ड बड़ा स्ट्रांग है। तो देखिए, ये सारे जो पॉजिटिव पार्ट है, ये सारे जितने पॉजिटिव पार्ट है, ये क्या है, मेटल आयंस है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स किधर से आए, मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। बेसिकली किसी मेटल के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, वही सबसे ढीला बंधा हुआ होता है, लूजली बॉन्डेड। तो उसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कि बाहर निकल जाता है। किससे बाहर निकल जाता है, मेटल के न्यूक्लियस के जो आकर्षण का क्षेत्र होता है, आकर्षण का जो एरिया होता है, उससे जो बाहर निकल जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का क्या है, कुछ चारों तरफ घूम सकता है, फ्रीली मूव कर सकता है, ठीक है। तो जितने यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है, सारे क्या है, मेटल्स के फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और ये मेटल आयन के पॉजिटिव पार्ट, इसे कर्नल भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं चारों तरफ, जिसके कारण क्या होता है, कोई भी मेटल विद्युत का सुचालक होता है, गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे इस मेटल के ऊपर, तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा कि जो कर्नल होता है, पॉजिटिव पार्ट होता है, वो भी मूवमेंट में आ जाता है, वो भी गति करने लगता है। तो देखिए, एक तो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा था, ऊपर से अभी क्या हुआ, पॉजिटिव पार्ट भी मूव करने लगा, तो दोनों में क्या होगा, कोलिजन होगा, टक्कर हो सकता है, जिसके कारण फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट था ना, वो थोड़ा प्रभावित होगा। तो उसको गति करने में थोड़ा दिक्कत होगा, जिसके कारण मेरा क्या होगा, चालकता घट जाएगा। बात समझ में आ रहा है। जिस मेटल के पास जितना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, वो विद्युत का उतना ज्यादा सुचालक होगा। बात समझ में आएगा, मेटेलिक चालक। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक, विद्युत अपघटनी, विद्युत अपघटनी चालकता। इसको बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। देखिए जरा सोचिए, पानी में नमक डालने से क्या होगा, सोडियम क्लोराइड डालने से क्या होगा, सोडियम प्लस और क्लोरीन आयन में टूट जाएगा। तो वैसा पदार्थ जिसको द्रव में डालने से वो आयंस में टूट जाता है, उसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, विद्युत अपघटय हिंदी में। बात समझ में आ गया। वैसा पदार्थ जिसको पानी में डालने से या किसी भी द्रव विलायक में डालने से वो आयंस में टूट जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। हम लिख देते हैं डेफिनेशन, इलेक्ट्रोलाइट।
वैसा पदार्थ जिसे द्रव में डालने पर वह आयंस में टूट जाता है, उसे इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है। बात समझ में आ गया? तो नमक क्या हुआ आपका? इलेक्ट्रोलाइट्स। HCl को डालेंगे पानी में तो क्या होगा? H+Cl- टूट जाएगा, तो HCl क्या हो गया मेरा? इलेक्ट्रोलाइट्स। बात समझ में आ गया? तो देखिए, ये मेरा कोई कंटेनर है, इसमें हमने नमक डाला हुआ, पानी है पहले से, नमक डाला, तो नमक क्या करेगा? NaCl डाले तो Na+ और Cl- में टूट जाएगा। और ये जो आयंस बना, कैटायन हो चाहे एनायन हो, आयंस क्या करता है? फ्रीली मूव करता है। अब जरा सोचो, अगर आपने यहां पर करंट दिया तो करंट आयन के पास जाएगा, आयन तो मूव कर रहा है ना, तो जहां जहां जाएगा करंट को कैरी करेगा। इस तरह से क्या होता है कि जब इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग घोल देते हैं तो वह विद्युत का सुचालक बन जाता है। कौन विद्युत का सुचालक बन जाता है? वो सॉल्यूशन जो हमने अभी बनाया। मान लेते पानी था, पानी में नमक डाला, तो नमक और पानी का जो सॉल्यूशन बना, जो विलयन बना, वो विद्युत का सुचालक बन जाएगा। क्यों सुचालक बन जाएगा? क्योंकि उसमें आयंस मिल गया, और आयंस क्या कर रहा है? गति अवस्था में आयंस मूव कर रहा है। बात समझ में आ गया? यानी इलेक्ट्रोलाइट्स विद्युत का सुचालक कब होता है? जब उसे घोला जाता है। अगर ड्राई स्टेट ले ले हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स के, शुष्क अवस्था अगर ले लें, तो उसमें विद्युत का चालन वो नहीं कर पाएगा। सूखा नमक अगर आप लेते हैं तो सूखा नमक में से विद्युत धारा पास नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब शुष्क अवस्था में है NaCl, तब उसके आयंस टूटे नहीं है, वो आयंस में नहीं टूटे हैं, यानी उनके आयंस जो है वो स्थिर है। बात समझ में आ गया? हमने क्या देखा कि विद्युत चालन के लिए, इलेक्ट्रिक करंट को पास करने के लिए आयंस में वेलोसिटी होना जरूरी है, आयंस का मूवमेंट जरूरी है। तो शुष्क अवस्था में इलेक्ट्रोलाइट्स के आयन स्थिर रहते हैं, जिसके कारण विद्युत का सुचालक नहीं होते हैं। लेकिन द्रव अवस्था में जब घोल दिया जाता है, किसको? इलेक्ट्रोलाइट्स को, तब उसके आयंस क्या करते हैं? मूव करना शुरू करते हैं फ्रीली, जिसके कारण वो विद्युत का सुचालक बन जाते हैं। बात समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रोलाइटिक विद्युत अपघटनीय चालकता क्या हुआ? बेसिकली वैसा पदार्थ जिसको द्रव में डालने से विद्युत का सुचालक अगर शुरू कर दे, विद्युत का सुचालक बन जाए, तो उसे हम लोग बोलेंगे विद्युत अपघटनीय चालक, और इस घटना को विद्युत अपघटनीय चालकता। बेसिकली विद्युत अपघटनीय चालकता इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स ही विद्युत अपघटनीय चालकता होते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट्स भी दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग, एक वीक। एक होते हैं आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है? देखिए, वैसा इलेक्ट्रोलाइट्स जो पूरा पूरी टूट जाता है, जिसका पूरा पूरी डिसोसिएशन हो जाता है, उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ज्यादातर सॉल्ट, ये सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स हम ले लेते हैं कुछ, HCl, H2SO4, है ना, NaOH, KOOH, NaCl, ये सारे क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट वे हैं जिनका क्या होता है? पूरा पूरी नहीं टूटता है, जिनका पूरा पूरी डिसोसिएशन नहीं होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कुछ वीक एसिड, वीक बेस, जैसे एसिटिक एसिड वीक एसिड है ना, कार्बोनिक एसिड ये भी वीक एसिड है। उसके बाद आपका वीक बेस जैसे हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सारे क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वे है जिसको द्रव में घोलने पर पूरा पूरी टूट जाए। किसमें टूटेगा? आयंस में टूटेगा। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो पूरा पूरी आयंस में नहीं टूटते हैं। तो साइंस की भाषा में इसको हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से दिखाते हैं। जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 होगा उसे हम लोग बोलते हैं 1 या क्लोज टू 1, उसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। और जिनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मान 1 से छोटा होगा उसे हम लोग कहेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? उसे हम लोग अल्फा से दिखाते हैं। अल्फा बराबर क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब हो गया वियोजन के बाद
वियोजन के बाद कुल आयंस की संख्या या अणुओं की संख्या, कणों की संख्या डिवाइडेड बाय कुल कणों की संख्या या फिर कुल आयंस की संख्या। बात समझ में आ गया? जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, इस सबको मिटाते हैं, इसका डेफिनेशन हम आपको लिखा देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं सोडियम क्लोराइड था, ठीक है, ये टूटा सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस में। बात समझ में आ गया? मान लेते हैं सोडियम क्लोराइड के पास 10 पार्टिकल्स था और जब इसको पानी में घोला उसके बाद भी 10 पार्टिकल मिला, तो अल्फा कितना हो गया? 10/10 बराबर 1। बात समझ में आ गया? एसिटिक एसिड को हम लेते हैं, एसिटिक एसिड टूटा, मान लेते हैं पहले इसके पास 10 कम थे, पार्टिकल्स 10 थे एसिटिक एसिड के पास, टूटने के बाद मान लेते हैं हमको मिला 7, तो अल्फा कितना हो गया? 7/10 यानी लेस देन 1। बात समझ में आ गया? तो ये जब अल्फा का मान 1 आया मतलब ये क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और अल्फा का मान जब 1 से छोटा आया मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो हम लोगों ने क्या देखा, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो वो विलयन में अपना सारे आयंस में टूट जाएगा, जितना आयंस उसके पास होगा सारे में टूट जाएगा, पूरा पूरी टूटेगा। और अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो वो पूरा पूरी से नहीं टूटेगा। यानी अगर आप 10 ग्राम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को 1 लीटर पानी में मिलाते हैं और एक बार आप क्या करते हैं 10 ग्राम वीक इलेक्ट्रोलाइट को 1 लीटर पानी में मिलाते हैं, तो डेफिनेटली जिसमें आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाए थे उस सॉल्यूशन में क्या होगा? आयंस, नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होगा। आप यूं कहिए कि आयंस की सांद्रता अधिक होगा और वीक इलेक्ट्रोलाइट में कम होगा। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो हम लोगों ने देखा वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो आप एक बार डेफिनेशन लिख लीजिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो है जो जलीय विलयन में या फिर किसी भी द्रवीय विलयन में सारे आयंस में टूट जाते हैं, अपना सारा आयंस दे देते हैं या पूरा पूरी टूट जाते हैं। और वीक इलेक्ट्रोलाइट वो है जो जलीय विलयन में या द्रवीय विलयन में पूरा पूरी नहीं टूटते हैं। ठीक है, सारे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा और सारे वीक एसिड, वीक बेस क्या होगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। अब हम लोग देखेंगे ऐसा कौन सा फैक्टर है जो विद्युत अपघटनी चालकता को प्रभावित करता है। तो चलिए देखते हैं। विद्युत अपघटनी चालकता को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या कारक है? देखिए, नंबर 1 कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस। ये आपका एक कंटेनर है, ये भी आपका एक कंटेनर है, ठीक है। इसमें मान लेते हैं कि जल डाला हुआ है, 1 लीटर जल है, इसमें भी आपका 1 लीटर जल है। अब यहां पर मान लेते हैं एक बार आयंस की संख्या इतना सारा है, एक बार आयंस की संख्या इतना कम है। किसमें आयंस का कंसेंट्रेशन ज्यादा है? इसमें। अगर सारे डॉट जो मैंने दिखाया डॉट, सारे डॉट क्या आयंस है, इसमें इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम है। इसमें भी जल 1 लीटर है, इसमें भी जल 1 लीटर है, लेकिन आयंस की संख्या इसमें ज्यादा है तो इसका सांद्रता क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इसमें विद्युत धारा ज्यादा पास होगा, ये विद्युत का ज्यादा सुचालक होगा। बात समझ में आ गया? जिस द्रव में आयंस का सांद्रता अधिक होगा वह ज्यादा स्ट्रॉन्ग चालक होगा। बात समझ में आ गया? दूसरा टर्म्स है आपका टेम्परेचर, तापमान। देखिए, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? आयंस का मूवमेंट ज्यादा होगा, आयंस का गति बढ़ जाएगा, है ना। टेम्परेचर बढ़ाने मतलब क्या? हम लोग एनर्जी दे रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी सारे आयंस का बढ़ जाएगा, तो वो क्या होगा? विद्युत का अच्छा चालक बनेगा। तो जब टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं तो विद्युत अपघटनी चालकता क्या होता है? बढ़ जाता है। बात समझ में आ गया? तीसरा है आपका विलय की प्रकृति, सोल्यूट का नेचर। जो आप सोल्यूट डाल रहे हैं वो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या होगा? विद्युत चालकता बढ़ेगा।
और अगर वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो विद्युत चालकता घटेगा। बात समझ में आ गया। चौथा है विलायक का प्रकृति, सॉल्वेंट का नेचर, विलायक की प्रकृति। देखिए इस चीज को समझिए, आपके पास दो कंटेनर है, ये एक कंटेनर है और ये एक कंटेनर है, इसमें जल डाला हुआ है H2O और इसमें मान लेते हैं ग्लिसरॉल डाला हुआ है। बात समझ में आ गया। किसका विस्कोसिटी ज्यादा है, जल का कि ग्लिसरॉल का? ग्लिसरॉल का। तो याद रखिएगा जिसका विस्कोसिटी ज्यादा होता है वो चालकता को सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसमें आयंस में, उसमें जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे उसमें आयंस में टूटने में दिक्कत होगी इलेक्ट्रोलाइट्स को। तो हमेशा विस्कोसिटी कम होना चाहिए। तो कौन विद्युत का ज्यादा सुचालक होगा? पानी। दूसरी बात है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, पानी का 80 होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसके कारण पानी सबसे अच्छा विलायक होता है। बात समझ में आ गया। तो हमेशा याद रखिएगा विलायक के नेचर में कि अगर विलायक का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है तो विद्युत अपघटनीय चालकता बढ़ेगा, अगर विलायक का विस्कोसिटी कम है तो विद्युत अपघटनीय चालकता बढ़ेगा। तो ये था कुछ बेसिक्स फंडामेंटल, बहुत ही सिंपल सी चीज है। चालक किसे कहते हैं, कुचालक किसे कहते हैं, उसके बाद हम लोगों ने देखा चालक बेसिकली दो टाइप का होता है, मेटेलिक चालक और विद्युत अपघटनीय चालक। मेटेलिक चालक में हम लोगों ने देखा फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण विद्युत सुचालक होता है, टेम्परेचर बढ़ा देने से चालकता घट जाता है। और विद्युत अपघटनीय चालकता में हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रोलाइट को जब पानी में डालते हैं तो वो आयंस में टूट जाता है, आयंस फ्रीली मूव करते हैं जिसके कारण वो विद्युत के सुचालक होते हैं। फिर हम लोगों ने देखा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है और वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो है जो पूरा पूरी डिसोसिएट हो जाता है, जो पूरा पूरी वियोजित हो जाता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो पूरा पूरी डिसोसिएट नहीं होता है। फिर हम लोगों ने देखा फैक्टर, कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि चालकता को प्रभावित करता है, किस प्रकार की चालकता को, विद्युत अपघटनीय चालकता को। तो उससे हम लोगों ने देखा कंसेंट्रेशन ऑफ आयन, कंसेंट्रेशन ऑफ आयन जितना बढ़ेगा चालकता उतना बढ़ेगा, टेम्परेचर जितना बढ़ेगा चालकता बढ़ेगा, विलय की प्रकृति, विलय अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो चालकता बढ़ेगा। फिर हम लोग देखा विलायक की प्रकृति, विलायक अगर विस्कोसिटी कम है तो चालकता को बढ़ाएगा, अगर विलायक का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है तो वो चालकता को बढ़ाएगा। ये छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। आगे के वीडियोस में हम लोग बात करेंगे सेल्स के बारे में, फिर इसके और भी प्रिंसिपल्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, सभी के बारे में स्टेप वाइज हम लोग बात करेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू।